हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जोनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जोनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं रामनिवास आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे असिस्टेंट इंजीनियर। जी हाँ, असिस्टेंट इंजीनियर जो कि ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो का हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या रहने वाला है उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ पहले, फिर शुरू करेंगे। यहाँ पर मेरा जो मेन मोटिव है वो है आपके सिलेबस को डिस्कस करना, और उसके साथ साथ ये बताना है कि कौन से सब्जेक्ट से क्या वेटेज है, और उसके साथ साथ कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हम यहाँ बात करेंगे कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ते नहीं है बट वो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा वेटेज वाला है और वो सब्जेक्ट अब तक सबसे ज्यादा आया है। जी हाँ, आप लोगों को डाउट हो होगा यहाँ पे कि सर लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी उसके अंदर 100 नंबर का पेपर हुआ था जिसके अंदर केवल और केवल टेक्निकल था, जबकि अगर बात करें इस वाली वैकेंसी में तो वो 110 का तो आपका टेक्निकल है और 40 का जो है आपका नॉन टेक है, यानी 150 मार्क्स का पेपर होगा ये। तो देखिए, टेक्निकल की अगर बात की जाए तो टेक्निकल जितने सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर है वो सब्जेक्ट्स तो रहने वाले हैं, उसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि सब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये चांसेस है कि कुछ सब्जेक्ट आपके एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे सब्जेक्ट कौन कौन से नहीं है अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके आरएसए सब्जेक्ट नहीं है, मैकेनिक्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट है, जैसे प्रोडक्शन का कुछ पोर्शन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जो अभी तक पुराने सिलेबस में अपडेट नहीं है, लेकिन नए सब्जेक्ट में जो नए सिलेबस है उसके अंदर वो अपडेट होने के चांसेस है। अब सवाल ये बनता है कि जब तक सिलेबस आया नहीं तो हम इस सिलेबस को डिस्कस करने का क्या मतलब है। देखिए, सिलेबस ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल सब्जेक्ट ही हट जाएगा। जो सब्जेक्ट यहां पर है वो आपके कोर स्ट्रेंथ है, आपकी ब्रांच की जो है कोर स्ट्रेंथ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, वो एक कोर स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट है कि जो सब्जेक्ट तो ये तो रहने ही रहने हैं। हाँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड होता है तो आप जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, खासतौर पे जो आपका सिलेबस का नोटिफिकेशन वो नहीं आता है, पूरा आपका सिलेबस नहीं मिलता है, तब तक आप इन सब्जेक्ट के बेस पे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें तो जैसे आपका डिटेल सिलेबस आएगा तो उसको हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे और उसमें नॉन टेक को भी डिस्कस कर लेंगे कि भाई नॉन टेक में देखिए ये चीज आई हुई है। तो इस वीडियो में अगर बात की जाए तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेजरली क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे असिस्टेंट इंजीनियर के जो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए किस किस को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एक तो डिस्कस करेंगे सिलेबस को कि भाई सिलेबस क्या है, कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस कितना है। दूसरी बात हम बात करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वेटेज, सब्जेक्ट वाइज वेटेज की कि कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रखता है। ये हम बात करेंगे अभी यहाँ पे 100 मार्क्स में से, क्योंकि पिछली बार जो आपका पेपर था वो 100 मार्क्स का था और इस बार जो पेपर है वो आपका कितना है 110 मार्क्स का है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये मान के चलिए कि अपने जितने भी वेटेज है, फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट में अगर 10 सवाल आए हैं तो इस बार क्या मान लीजिए 11 से 12 सवाल एक्स्ट्रा मान लीजिए, तो 1 या 2 सवाल आपका एक्स्ट्रा हर सब्जेक्ट में हो जाएगा। वहीं अगर बात करें सिलेबस, सब्जेक्ट और वेटेज के साथ हम बात करेंगे टॉपिक्स कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक जो है आपका इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे और ये जो डिस्कशन है ये खास तौर पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है 110 नंबर ऑफ जो मार्क्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उनके लिए, क्योंकि 110 क्वेश्चन जो है आपके टेक्निकल के आएंगे और टेक्निकल का जो पेपर है वो 110 मार्क्स का है। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, उस सिलेबस में से क्या क्या वेटेज है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कितना वेटेज है ओवरऑल 110 में से। वहीं अगर बात करें टॉपिक्स की, अगर बात की तो उसमें से कौन से टॉपिक्स है जहां से पिछली बार सीधे सीधे सवाल आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स की हम बात करेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स का आपको सिलेबस नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम, फ्लो थ्रू पाइप्स, लिमिनार एंड टर्बुलेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर, फ्लो थ्रू कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, नॉर्मल सॉक, मेजरमेंट ऑफ फ्लो बाय वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर, वी नॉच एंड पिटोट ट्यूब। ये आपके सिलेबस में मेंशन टॉपिक है जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स का है ओनली। मैं हाइड्रोलिक मशीन का नहीं बता रहा हूं, ये केवल फ्लूइड मैकेनिक्स का, हाइड्रोलिक मशीन का हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं। यहां अगर बात करें तो इसका वेटेज कितना है, वेटेज आप देखिए चौक जाएंगे, अकेला सब्जेक्ट 11 मार्क्स का है आपका। और इन 11 मार्क्स में से भी अगर बात करें तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जो है आपके 3 क्वेश्चन आए थे, फ्लूइड डायनेमिक्स से आपके 2 सवाल आए थे, लेमिनार फ्लो का आपका 1 सवाल है, वहीं फ्लो थ्रू पाइप का भी आपका 1 सवाल है, जबकि बाउंड्री लेयर थ्योरी और नॉच एंड वियर के क्या है आपके 2 सवाल यहां पे आए थे। इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर टॉपिक को भी आपको देखना है जो सिलेबस में मेंशन है उनको भी। और यहां पे अगर बात करें तो जो सिलेबस में मेंशन है क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट मिलता है कई बार। कैसे अगर बात करें तो बर्नौली थ्योरम तो आपको डायरेक्ट मिल गया, लेमिनार थ्रो का लिखा हुआ डायरेक्ट लेमिनार थ्रो का मिल गया, फ्लो थ्रू पाइप लिखा हुआ डायरेक्ट फ्लो थ्रू पाइप मिल गया यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जो हमारा सिलेबस है वो तो हमको कवर करना ही करना है, उसके बाद हमको एडिशनल चीजें पढ़नी है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की बात की तो 11 मार्क्स का इसका वेटेज रहा है। कब? लास्ट पेपर में हम बात करें, प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो कितने क्वेश्चन रहे हैं 11। वही अगर बात करें हाइड्रोलिक मशीन, सिलेबस क्या क्या है बेटा, हाइड्रोलिक टरबाइन है,
पेल्टन व्हील, फ्रांसिस और कापलान टरबाइन है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप है। उसके साथ साथ आपका केविटेशन है और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर एंड पंप है। तो ये एक्सियल फ्लो कंप्रेसर एंड पंप भी आपका यहाँ पर एक इंपोर्टेंट वेटेज रखता है। अब ये यहां हम बात करें तो देखिए टोटल जो है यहां से 9 सवाल आए हैं, एक बहुत बड़ा वेटेज है। फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे इतने बड़े सिलेबस में अगर बात की जाए, इतने बड़े सब्जेक्ट में बात की जाए तो 11 सवाल थे, जबकि हाइड्रोलिक मशीन जैसे छोटा सा टॉपिक है जहां पे सिर्फ 3 ही टॉपिक है। आपका एक जेट है, दूसरा हमारे पास टरबाइन है, तीसरा मेरे पास पंप है। इतने छोटे टॉपिक से अगर बात की जाए तो अकेले 9 सवाल यहां पे आपके आए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोलिक टरबाइन और पंप तो आपका इंपोर्टेंट है ही, यहां पे इतना इजी सिलेबस है और इतना ज्यादा वेटेज है। यहां पे हाइड्रोलिक टरबाइन से 6 सवाल आए थे, जबकि हाइड्रोलिक पंप से आपके कितने हैं, 3 ही सवाल आए हैं। हाइड्रोलिक टरबाइन की अगर बात की तो टरबाइन में क्या क्या पोर्शन है मेरे पास है पेल्टन व्हील टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और जो आपका एक्सियल फ्लो टरबाइन है जिसमें हम प्रोपेलर एंड कापलान है उसके बारे में पढ़ते हैं। वही अगर बात की जाए हाइड्रोलिक पंप की तो हमारे पास 3 पंप है, एक आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप और एक आपका एक्सियल फ्लो पंप। तो ये 3 पंप है जहां पे हम इसको पढ़ते हैं और यहां से इसका वेटेज कितना है, 9 मार्क्स आपका वेटेज है। हाँ, अगर इस वाले एग्जाम में बात की जाए कि भाई अब वाले वेटेज में कितना वेटेज रहेगा, तो देखिए ये जो वेटेज है ये 100 मार्क्स में से था, अब 110 है, तो तकरीबन आप मान के चलिए अगर यही वेटेज फॉलो किया जाता है तो 12 मार्क्स यहां रहेंगे और अगर यहां किया जाए तो 10 के आसपास मार्क्स आपके यहां रहेंगे, यानी लमसम 1 या 2 मार्क्स किसी में ऐड होंगे, किसी में कम हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं HMT, हीट एंड मास ट्रांसफर। अगर हीट एंड मास ट्रांसफर की बात की जाए सिलेबस क्या क्या है, 1 डायमेंशनल स्टेडी स्टेट, कंडक्शन थ्रू वॉल एंड सिलेंडर, फिन्स, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर, कन्वेक्शन के बारे में पूरी डिटेल है, फिर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, फिर कंबाइंड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, फिर हीट एक्सचेंजर के बारे में बात की इन्होंने, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर, विंड, जियोथर्मल एंड ओशियन। तो यहां पे बेटा अगर बात की जाए तो जो मेजर पोर्शन है वो आपके यहां पे कवर हुआ है। और यहां पे अगर बात करें HMT में, तो HMT में आपका जो मेनली और इंपोर्टेंट पोर्शन है वो ये है, कौन कौन सा देखिए। अगर बात करें यहां पे तो कंडक्शन, एक तो आपको कंडक्शन करना है पूरा का पूरा, उसके बाद आपको करना है कन्वेक्शन पूरा का पूरा और एक आपको करना है हीट ट्रांसफर। बस ये 3 टॉपिक है जो आपको यहां पर इंपोर्टेंट है, यहीं से ही सारे सवाल बनेंगे। अगर बात करें तो देखिए कहां से आया, देखो कंडक्शन और कन्वेक्शन से अकेले 8 सवाल है भाई, सोच के देखिए आप एक बार, कंडक्शन और कन्वेक्शन से अकेले 8 सवाल है। नहीं अगर आप कंडक्शन और कन्वेक्शन पढ़ के जाते हैं तो अकेले यहां से 8 सवाल आ रहे हैं और सब्जेक्ट का वेटेज देखिए 11 नंबर के वेटेज में से सिर्फ कंडक्शन और कन्वेक्शन 8 मार्क्स का आ गया। रेडिएशन हमेशा 1 सवाल पूछा, ज्यादा बड़ा वेटेज है नहीं। हीट एक्सचेंजर से भी आपके यहाँ पे केवल 2 सवाल है, जहां पर क्वेश्चन जो है वो फॉर्मेटिव या फॉर्मूला वाले डायरेक्ट थे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि पेपर क्या आया है, उसका सॉल्यूशन एनालिसिस भी जल्दी लेके आऊंगा, जहां पे हम डिटेल पूरे पेपर को एक ही वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे अगर बात की जाए तो देखिए HMT का अच्छा खासा वेटेज है, 11 मार्क्स इससे आ चुका है। घटने के चांसेस इस सब्जेक्ट में कम है, तो डेफिनेटली यहां पे जो वेटेज है वो बढ़ेगा और बढ़ेगा तो वेटेज 12 से 13 मार्क्स का आपका यहां पे जाने के पूरे संभावना है। अब 1 या 2 नंबर किसमें बढ़ेंगे, क्योंकि सारे टॉपिक इंपोर्टेंट है तो किसी भी टॉपिक में बढ़ सकता है। हाँ, जो सिलेबस आपको मेंशन है वो करना ही करना है भाई। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, आईसी इंजन, छोटा सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा, देखिए सिलेबस और भी छोटा है इसका। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ आईसी इंजन, कंस्ट्रक्शन ऑफ आईसी इंजन की वर्किंग है। फिर 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में है। फिर एसआई और सीआई इंजन की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में है। बस यही आपका छोटा सा सिलेबस जो है वो मेंशन है। लेकिन यहां पर मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये है कि आईसी इंजन पूरा पढ़ के जाइए, क्योंकि आईसी इंजन में हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे यहां पर नॉकिंग कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस में नॉकिंग भी आ गई। यहां पे न्यूमेरिकल वाला सेक्शन कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के अंदर क्या आ गए, न्यूमेरिकल भी आ गए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप इस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ के जाइए। ये मत सोचिएगा ठीक है जो लिखा हुआ है सिर्फ वही पढ़ लो, क्योंकि आपका बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका अंदाजा आपको यहां से भी लग गया होगा कि अगर इसका वेटेज देखा जाए तो इतना छोटा सब्जेक्ट होने के बावजूद यहां पे 9 नंबर का वेटेज रहा है। इन 9 नंबर में भी 5 सवाल तो आपके केवल बेसिक से आएंगे, बेसिक और साइकिल की, ठीक है, ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, आपकी ड्यूल साइकिल है, वहीं से सारे सवाल आ गए। उसके बाद 3 सवाल अगर बात करें तो कॉमन से नॉकिंग। देखिए मैं आपको बता रहा था कि नॉकिंग लिखा हुआ नहीं है, बट नॉकिंग यहां पूछा है, पिछली बार कॉमन से और नॉकिंग से सवाल पूछा है। इंजन परफॉर्मेंस जहां पे फॉर्मूलाज वगैरह है वहां पे आपका क्या है, 1 मार्क्स का वेटेज यहां रहा है। तो जब आप सिलेबस करें तो आप इन टॉपिक्स को जरूर देखें। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए वेटेज की, तो यहां पे वेटेज जो है अगेन वही 10 से 11 मार्क्स का रहने वाला है। यहां पर घटने के चांसेस कम है, सिर्फ मार्क्स बढ़ेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कहां पर मार्क्स घट सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास मशीन डिजाइन, वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। यहां पे अगर बात की जाए तो सिलेबस देखिए कितना बड़ा है। डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस, ऐसे डिजाइन को एलिमेंट को डिजाइन करना है जो कि डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है उनके ऊपर। फास्टनिंग, डिजाइन ऑफ मेंबर्स इन बेंडिंग लाइक बीम, लेमिनेटेड स्प्रिंग, डिजाइन ऑफ मेंबर सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोड, डिजाइन ऑफ मेंबर इन टॉर्सन लाइक शाफ्ट, कपलिंग,
डिजाइन ऑफ थिन सिलेंडर्स, थ्योरी ऑफ फेलियर, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, मटेरियल सिलेक्शन, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, फटीग एंड फ्रैक्चर। तो देखिए यहां पर इन्होंने सिलेबस को बड़े ही गंदे तरीके से डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। अगर हम बात करें सिलेबस की तो देखिए कौन सा टॉपिक कौन सा सब्जेक्ट का, देखिए पहले हम बात करते हैं मशीन डिजाइन के कौन कौन है। जो मशीन डिजाइन के प्योर टॉपिक है उनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये आपका पूरा मशीन डिजाइन का सिलेबस है पूरा पूरा। वहीं अगर बात करें तो डिजाइन ऑफ मेंबर्स इन बेंडिंग लाइक बीम, ये भी, और लेमिनेट स्प्रिंग, ये भी इसी का ही है। अब बीम आपको स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल का भी लग सकता है, तो यहां पर जो डिजाइनिंग होती है वो दोनों में सेम है। हम स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल में जो बात करते हैं वहां पे हम बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेस निकाल लिया, आप फोर्स निकाल लिया। जो कि डिजाइन में हम बात करेंगे कि स्ट्रेस दिया होगा, आपको उसकी डायमेंशंस निकालनी है। तो फॉर्मूला वही है आपका M/I बराबर सिग्मा/y बराबर E/R। उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आपको बीम की डायमेंशन निकाल लेनी है। अगर बात करें डिजाइन ऑफ मेंबर सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोड, तो देखिए इसेंट्रिक लोड है, यहाँ पे कॉलम की बात की इसने। डिजाइन ऑफ मेंबर इन टॉर्सन लाइक शाफ्ट एंड कपलिंग, तो यहाँ पे टॉर्सन तो आपका जो शाफ्ट में है वो तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, कपलिंग किसका आपका डिजाइन का है। अगर बात करें डिजाइन ऑफ थिन सिलेंडर, तो ये किसका हो गया आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, प्योरली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है। थिन सिलेंडर का हमारे मशीन डिजाइन में काम नहीं होता है इतना। अगर बात करें यहाँ पे थ्योरी ऑफ फेलियर, तो अगेन ये किसका है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है। अगर बात करें इलास्टिक डिफॉर्मेशन, तो अगेन ये भी किसका है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है। यानी ये टॉपिक है डिजाइन ऑफ थिन सिलेंडर, थ्योरी ऑफ फेलियर से लेके इलास्टिक डिफॉर्मेशन किसका आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है। मटेरियल सिलेक्शन आपका मटेरियल साइंस का है, और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस भी आपका क्या है मटेरियल साइंस का टॉपिक है। वही अगर बात करें फटीग और फ्रैक्चर जो है ये किसका है आपका, ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी है और मशीन डिजाइन का भी है। यानी यहां पर मशीन डिजाइन ही एक आपका इकलौता सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर मशीन डिजाइन के साथ साथ इन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिलेबस भी डिफाइन किया हुआ है, और इसके साथ साथ इन्होंने मटेरियल साइंस का सिलेबस भी डिफाइन किया हुआ है। यानी यहां पे आपके पास 3 सब्जेक्ट का सिलेबस यहां पे डिफाइन किया हुआ है। उसी के बेसिस में बता रहा हूं यहां पे कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल आए हैं। हम बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के 3 सवाल है यहाँ पे, बेसिक इंट्रोडक्शन के। वही बात करें डिजाइन एलिमेंट के आपके 2 सवाल आए हुए हैं, की एंड कपलिंग का आपको 1 सवाल मिलेगा, पावर स्क्रू का आपको 1 सवाल मिलेगा, बेल्ट एंड पुली का आपको 1 सवाल मिलेगा। अब देखिए कहीं पे भी आपको बेल्ट एंड पुली और पावर स्क्रू में मेंशन नहीं है कहीं पे भी, लेकिन फिर भी सवाल आया है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है, ये आपके पास डायनेमिक लोडिंग है, जैसे कह रहा है फटीग एंड फ्रैक्चर है, डायरेक्ट स्ट्रेस में जो लग रहा है वो ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेस लगे, तो ये वही एलिमेंट है जिनके ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेस लगता है। कौन कौन से? बेल्ट, पुली, स्क्रू, कपलिंग। तो यहां पर आप जब एमडी पढ़ेंगे मशीन डिजाइन तो इसको कंप्लीट पढ़ना है, हम यहां पर कुछ भी लेफ्ट नहीं करेंगे, मशीन डिजाइन को हम कंप्लीट पढ़ेंगे। जो आपका ऑनलाइन कोर्स है जॉनटेक डिजिटल पे, वहां भी जब आप इन सब्जेक्ट को देखेंगे तो आपको कंप्लीट एनालिसिस जो इतना है इतना तो मिलेगा। उसके साथ साथ वहां पे आप देखोगे कि आपको जो टॉपिक्स यहां मेंशन नहीं है वो भी मिलेंगे, क्योंकि सवाल आया हुआ है और आएगा। देखिए सिलेबस लिखा हुआ बट सवाल आया है, मैं आपको यह बता रहा हूं कि कौन कौन सा लिखा हुआ नहीं है, कौन कौन सा आया है। अगर मशीन डिजाइन की बात कर लें तो प्योरली मशीन डिजाइन से 2 सवाल आपको यहां मिलेंगे, 9 सवाल, सॉरी 2 नहीं 9 सवाल यहां मिलेंगे। क्या बढ़ने के चांसेस है? मैंने कहा डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि मशीन डिजाइन इकलौता नहीं है, इसके साथ सॉम और मटेरियल साइंस भी है। अगर सॉम और मटेरियल साइंस की बात करें तो इसमें तो मटेरियल साइंस का जो पोर्शन है, लास्ट टाइम 2 सवाल मटेरियल साइंस के आए थे, इसका मतलब 2 वो जोड़ दो आप 11 में 2 जोड़ 13 के आसपास सवाल आपके यहां से बनने के पूरे चांसेस है। यानी इस सब्जेक्ट का वेटेज क्या है आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। सब्जेक्ट अच्छा भी है, सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड भी पड़ता है, सब्जेक्ट का वेटेज भी अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको इस सब्जेक्ट को यहां पे छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट आपकी मेरिट में डिफरेंस जरूर क्रिएट करेगा। इस चीज का विशेष ध्यान देना है भाई। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें थ्योरी ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन की अगर बात करें तो छोटा सा सिंपल सा देखा। देखिए थ्योरी ऑफ मशीन बात करें तो काइनेमेटिक मैकेनिज्म, स्लाइडर, क्रैंक, 4 बार एंड देयर इन्वर्जन, लोअर पेयर मैकेनिज्म, फ्रिक्शन, बेल्ट एंड रोप ड्राइव। सिर्फ यहाँ पे बेल्ट एंड रोप ड्राइव लिखा हुआ है, जिसका सवाल जो है इन्होंने किससे पूछा था? सवाल पूछा गया था आपके पिछले सब्जेक्ट से, कौन सा? मशीन डिजाइन से। यानी कि बेल्ट एंड पुली दी हुई है टॉम में और पूछा गया किसका? मशीन डिजाइन का। इसका मतलब क्या है? टॉम और जो आपका मशीन डिजाइन है उसका जो यहाँ पे इंटरकनेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है कि भाई जो टॉपिक्स आपके टॉम में हैं और मशीन डिजाइन के हैं उनको तो डेफिनेटली अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उनमें कौन कौन से आपके जैसे बेल्ट एंड पुली हुआ, स्क्रू हुआ, स्क्रू जेक हुआ, तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके यहाँ पे काम आने वाले हैं। बात की जाए गियर एंड गियर ट्रेन, तो गियर एंड गियर ट्रेन की डिजाइन भी होती है, गियर एंड गियर ट्रेन की डिजाइन भी होती है। तो गियर एंड गियर ट्रेन की डिजाइन का आपको एमडी में भी पढ़ना है, ये नहीं कि सिर्फ यहां पढ़ के चले, वहां की डिजाइन भी आपको पढ़नी है। अगर बात करें यहाँ पे हम कहां से आए तो देखिए मैकेनिज्म से आपके 3 सवाल आए हैं और गियर डिजाइन से कितने आपके अगेन 3 सवाल आए, यानी कि आपका थ्योरी ऑफ मशीन टॉम में से कितने सवाल आए? टोटल 6 सवाल आए हैं।
ये एक अच्छा खासा वेटेज है, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा, पर ठीक है। इस सब्जेक्ट से ज्यादा की उम्मीद थी, 10-11 सवाल की उम्मीद रहती है, बट इस बार कम आए हैं, तो हो सकता है अगली बार आपको ज्यादा मिले, तो इस सब्जेक्ट को आपको अच्छे से करके जाना है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैंने बताया था आपको, वहां लिखा हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको अलग से डिजाइन किया, देखिए क्या क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, ये तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर कि कंबाइंड स्ट्रेसेस एंड थ्योरी ऑफ फेलियर, तो थ्योरी ऑफ फेलियर वहां भी था, थ्योरी ऑफ फेलियर यहाँ भी है, तो थ्योरी ऑफ फेलियर मुझे किसका बनना है, आपका पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। कंबाइंड स्ट्रेस मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वाला चैप्टर वो आपको यहाँ पढ़ना है। वही अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन में क्या हो गया, इंट्रोडक्शन में आपके आ गया स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिक कांस्टेंट आपको यहाँ पढ़ना है। वहीं अगर बात करें बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, तो बीम में जो बेंडिंग स्ट्रेस है वहां भी था, यहां भी था, यानी कि वो आपको सेम टॉपिक है, वो कहां से पढ़ना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना, मैंने बता दिया वहां लिखा हुआ था, बट वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है, मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया है। क्या वेटेज रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, उम्मीद से बिल्कुल विपरीत, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है जहां से हम अमूमन चर्चा करते हैं कि अगर 100 सवाल आए हैं तो 8 से 10 सवाल तो इसके मिलते हैं, बट यहां पर कितने हैं, 3 सवाल केवल इसके मिले हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब 3 ही आएंगे, क्योंकि देखिए यहां पे 2 चांसेस होंगे, या तो ये एक पैटर्न कंटिन्यू रहेगा या फिर ये पैटर्न ड्रास्टिकली बदलेगा। अगर ड्रास्टिकली बदलता है तो जिनका वेटेज बहुत कम था उनका वेटेज बहुत बढ़ने वाला है, और जिनका वेटेज बहुत बड़ा हुआ उनका वेटेज कम होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ पैटर्न के बेस पे ये जज मत कर लीजिएगा कि पैटर्न ऐसा रहेगा, इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ना है, इसको इतना पढ़ना है, इसको इतना पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो डेफिनेटली और वहां ब्लंडर हो गया तो आप कहीं के नहीं रहने वाले, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पैटर्न यही फॉलो। ये पेपर की बात किया तो आज से लगभग या कितने साल पहले बात है, ये लगभग 8-10 साल पहले पेपर हुआ था, यानी 2014 के आसपास पेपर हुआ था ये, और अब देख लीजिए क्या चल रहा है। तो डेफिनेटली यहां पर ये समस्या रहती है कि 2014 से लेकर 2024 आने वाली है, 23 चल रही है, 24 आने वाली है, तो लगभग 9-10 साल में पैटर्न क्या, जो एग्जामिनर है जो पेपर सेट करता है वो भी बदल जाता है, और डेफिनेटली माइंड सेट बदलता है, पैटर्न बदलता है, चीजें बदलती है। तो सिर्फ हम इसको ये मान के चलेंगे कि भाई ये इंडिकेशन तौर पे कि ठीक है, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है कौन कौन से टॉपिक से सवाल आया था, ताकि मैं अपने इन सवालों को देख के एग्जामिनर के माइंड सेट को समझ पाऊं। ओके ये कहना चाह रहा है, फिर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट में इसने यहां से क्वेश्चन पिक किया है, तो वो वाली बात है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो 3 का ही आएगा, हो सकता है यहां से सवाल 1 भी ना आए, या हो सकता है यहीं से सवाल 13 हो जाए 3 की जगह। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, इसी का ध्यान रखिए। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में कितने हो गए आपके, 3 क्वेश्चन आए थे, कितने आ सकते हैं मैं आपको बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। पहले मैं सिलेबस डिफाइन करूंगा, उसके बाद बात करेंगे इसकी पूरी। सिलेबस क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, वही अगर बात करें तो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ये आपका 2 सब्जेक्ट एक साथ है, एक इंडस्ट्रियल है और एक आपका है ऑपरेशन रिसर्च OR। तो इंडस्ट्रियल और OR की हम दोनों की बात करेंगे, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट आपका इंडस्ट्रियल एंड OR दोनों की बात करें। पहले इंडस्ट्रियल की पढ़ रहे हैं, प्लेसमेंट एंड परफॉर्मेंस, अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल पर्सनल, वही अगर बात करें इंसेंटिव स्कीम्स कौन कौन सी है वो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स कौन से हैं, बैलेंस शीट क्या होती है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मेथड एंड टाइम स्टडी मेथड जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। अगर बात करें यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, तो देखिए यहाँ से केवल और केवल इतने छोटे सिलेबस से पिछली बार लगभग 25 सवाल आए हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन हो या नहीं ये डिपेंड कर जाता है किस पे, सीधा सीधा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे। यानी अगर आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है ये तो आपका तय इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ने ही कर दिया है। और रही कुछ ही कसर जो है वो किसने पूरी कर दी है, वो कर दिया आपकी ऑपरेशन रिसर्च ने। प्रोडक्शन से सवाल बहुत कम आए थे, तो प्रोडक्शन से आप कंफ्यूज मत होना, यहां पूरा का पूरा वेटेज जो है किसका देखा है मैंने, ऑपरेशन रिसर्च का देखा है। ऑपरेशन रिसर्च में क्या क्या सिलेबस है देखो, प्रोडक्ट डिजाइन एंड कॉस्ट सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड सिस्टम, ब्रेक इवन एनालिसिस, ऑपरेशन एंड फ्लो प्रोसेस चार्ट, यहां प्लांट लोकेशन क्या है, प्लांट लेआउट क्या है, मटेरियल हैंडलिंग स्कीम क्या है, शेड्यूलिंग क्या है, डिस्पैचिंग एंड राउटिंग क्या होती है, ऑपरेशनल रिसर्च एंड मेथड्स क्या होते हैं फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, पर्ट एंड CPM। यानी ये आपका टोटल सिलेबस है जो कि मैंने किसका डिफाइन किया है, ऑपरेशन रिसर्च का। अब यहां पर सवाल यह है कि आप ये मत सोचिएगा कि ऑपरेशन रिसर्च और मेरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टोटली अलग अलग सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। जो इंडस्ट्रियल में आता है वही ऑपरेशन रिसर्च में आता है, जो ऑपरेशन रिसर्च में वही इंडस्ट्रियल में, यानी दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे एक दूसरे का वेटेज है। कुछ सब्जेक्ट इसमें, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इसकी हेल्प करते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इसकी हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब दोनों आपके इंटररिलेटेड है। अगर दोनों को देखा जाए तो वहां कितना वेटेज था बेटा 25 और यहां कितना है बेटा 15, यानी यहां पे तकरीबन आपके 40 सवाल यानी 40% वेटेज तो आपका किसका चला गया, वो चला गया लास्ट टाइम इंडस्ट्रियल एंड ऑपरेशनल रिसर्च सब्जेक्ट का। यानी कि अगर एक स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट कर जाता है लेकिन
इंडस्ट्रियल को छोड़ के जाता है कि ठीक है इंडस्ट्रियल मेरा पढ़ाओ नहीं, इसको छोड़ देते हैं, तो डेफिनेटली आप सारे सही में से सही करके आते तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि अकेला 40% वेटेज, मतलब 40 सवाल अकेले किसके हैं, आपके इंडस्ट्रियल और ऑपरेशनल रिसर्च के हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई यहां पर जो हमारा वेटेज है, खासतौर पे कितना वेटेज है, जो हमारा 110 मार्क्स का जो वेटेज है, उस 110 मार्क्स में से कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, और जिसका हाईएस्ट वेटेज है उसको सबसे पहले शुरू करिए, सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दो जिसका हाईएस्ट वेटेज है, और सबसे लास्ट में प्रायोरिटी दो उसको दो जिसका सबसे लोवेस्ट वेटेज है, ताकि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो। पहले सिलेक्शन के लिए सोचिए, उसके बाद रैंक की बात करेंगे। तो सिलेक्शन तब मिलेगा जब आप अपने आप को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि हाँ ठीक है, मेरा जो यहाँ पे पैटर्न है और सिलेबस है, खासतौर पर उसको इस तरह फॉलो करूं कि सबसे हार्ड वाला मैं क्या करूं, सबसे पहले कर पाऊं। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया है भाई, ठीक है। चलिए, तो ये था मेरे पास आज के वीडियो का पूरा एनालिसिस, जहां पे मैंने डिस्कस किया है किस किस को, मैंने डिस्कस कर लिया सिलेबस को कंप्लीट, उसके साथ साथ मैंने सब्जेक्ट के वेटेज को डिस्कस किया है, और उसके साथ साथ उसमें कौन कौन सा टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैंने उसको डिस्कस किया है। अब आपके पास सिर्फ इससे रिगार्डिंग मेरे पास सिर्फ एक ही काम बचा है, और वो ये है कि मैं जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका एनालिसिस करूं, मतलब एनालिसिस सॉल्यूशन के साथ उसको लेके और आपको वो यूट्यूब पे सोल्व करा दूं। तो वो वाला पेपर भी हम यूट्यूब पे सोल्व करेंगे, और जब इसको यूट्यूब पे सोल्व करेंगे तब हम देखेंगे कि इसका क्या 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 किस तरह के सवाल पूछे। जो एग्जामिनर है उसने इतने बड़े वास्ट सब्जेक्ट में से इसी टॉपिक से सवाल उठाया, तो इसी टॉपिक से सवाल क्यों उठाया, उसने क्या सोच के इस टॉपिक को डिजाइन किया होगा, या क्या उसके माइंड में रहा होगा कि यार अगर गियर से सवाल उठाना तो गियर में इतना बड़ा चैप्टर है, उसमें से यही टॉपिक क्यों पूछा है उसने। तो उससे मुझे अंदाजा लगेगा कि हमारा जो सिलेबस है, जो उसकी डाइवर्सिटी है, जो उसकी डेप्थ है, उसको मैं इजिली समझ पाऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना आराम से, बढ़िया, और उसके बाद कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, यहीं पे मैं आपको जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।